यह एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है और यही वो मूवी है जिसे करोड़ों लोगों ने सांस रोककर देखा, खासकर इसका आखिरी आधा हिस्सा जो इतना डरावना था कि लोग अपनी कुर्सियों से चिपक कर रह गए। इसमें जो कुछ भी दिखाया गया है वो इंसानी सोच को हिला देने वाला है, इस हद तक कि बहुत से दर्शक इस फिल्म की सच्चाई पर शक करने लगे। ये पूरा वाकया साल 2012 में हुआ था। लोकेशन स्कॉटलैंड का एबरडीन काउंटी। एक जहाज था, नाम था टेलोस, जिसे हंटिंगटन ऑयल फील्ड के वर्क जोन में पाइपलाइन रिपेयर के लिए भेजा गया था। असल में पूरी दुनिया के समंदर के नीचे 30,000 किलोमीटर से भी लंबा पाइपलाइन नेटवर्क बिछा है। इन पाइपलाइनों की मेंटेनेंस कोई आम लोग नहीं करते, ये काम करते हैं स्पेशली ट्रेन्ड सैचुरेशन डाइवर्स जो 300 मीटर से भी ज्यादा गहराई पर काम करते हैं। यही वजह है कि ये दुनिया की सबसे खतरनाक नौकरियों में गिनी जाती है। इस मिशन में टीम को 3 ग्रुप में बांटा गया था, हर ग्रुप में 3 लोग। इन सबको 100 मीटर की गहराई तक हाई प्रेशर में भेजा जाना था। जब जहाज डेस्टिनेशन पर पहुंचा तो कंप्यूटर कंट्रोल से पावर और पोजिशनिंग सिस्टम ऑन किया गया। सारी रीडिंग्स नॉर्मल थी। कैप्टन के आदेश पर सुपरवाइजर मयंक ने पहले ग्रुप को डाइव के लिए तैयार होने को कहा। इस टीम को लीड कर रहे थे एक्सपीरियंस्ड डाइवर दयानंद, जो 2 और साथियों के साथ टेस्ट चैम्बर में गए ताकि धीरे धीरे उन्हें प्रेशर में एडजस्ट किया जा सके। पूरा प्रोसेस कंट्रोल रूम से लाइव मॉनिटर हो रहा था। जैसे ही चैम्बर प्रेशर रूम से अलग हुआ, टीम को मून पूल तक पहुंचाया गया, जहां से डीप वाटर सिस्टम एक्टिवेट किया गया। यहां से हर स्टेप सभी की कोऑर्डिनेशन पर डिपेंड करता था। टीम अब धीरे धीरे समंदर में उतर रही थी। हर 100 फीट पर कंट्रोल सेंटर रिपोर्ट करता, जब तक वो 300 फीट की डेप्थ तक नहीं पहुंच गए। मयंक की गाइडेंस में जैसे ही टारगेट डेप्थ पहुंची, डाइवर्स ने दरवाजा खोला और समंदर की गहराई में उतरने लगे। समंदर की तेज धाराएं यहाँ आम बात होती हैं। सब लोग इसके आदी थे। ऊपर चल रही आंधी तूफान जैसी हवाओं को उन्होंने कोई खास तवज्जो नहीं दी, मगर एक चीज जो जरूरी थी वो था हॉट वाटर सर्कुलेशन सिस्टम, ताकि कोल्ड सी टेम्परेचर से बचा जा सके। अब पहला शख्स जो पानी में उतरा वो था डॉक्टर राहुल। उसके पीछे गया किशोर और दयानंद। वहीं चैम्बर में रहकर दोनों को गाइड कर रहा था। दोनों डाइवर्स को एक डीप वाटर कैमरा लगातार फॉलो कर रहा था ताकि किसी भी तरह की दिक्कत को तुरंत नोट किया जा सके। कुछ ही मिनटों में वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच गए। जैसे ही पाइप हब में करंट डाला गया, समंदर के नीचे का पूरा नजारा ही बदल गया। राहुल का काम था पाइप को इंस्टॉल करना, जबकि किशोर को वेल नंबर 3 पर प्रेशर बैलेंस करना था। फिलहाल सब कुछ स्मूथ चल रहा था, सारे सिस्टम्स स्टेबल थे, लेकिन तभी एक अजीब चीज हुई। सोनर सिस्टम अचानक लॉस ऑफ सिग्नल दिखाने लगा। कोई समझ नहीं पा रहा था कि प्रॉब्लम क्या है, और तभी वार्निंग अलार्म्स भी बजने लगे। दयानंद ने झटपट फ्लैग ट्यूब को फैलाने की कोशिश की, क्योंकि अगर ट्यूब टूट जाता तो डाइवर्स की ऑक्सीजन सप्लाई वहीं खत्म हो जाती, जिससे दोनों की जान पर सीधा खतरा था। दोनों डाइवर्स तुरंत ऊपर चढ़ने लगे ताकि जल्दी से वापसी हो सके, लेकिन अचानक किशोर का ट्यूब किसी चीज में अटक गया। असल में ऊपर तेज तूफान की वजह से जहाज अपनी पोजीशन से हटकर घूमने लगा था। उसकी ऑटोमेटिक पोजीशनिंग फेल हो गई थी। झटके में पावर केबल खींचकर टूट गई और पाइप हब पूरा अंधेरे में डूब गया। नीचे ऑक्सीजन सप्लाई पर भी खतरा मंडरा रहा था। दयानंद की फ्लैग ट्यूब अब अपनी लिमिट पर पहुंच चुकी थी, लेकिन तूफान अब भी डाइविंग यूनिट को एक ओर से दूसरी ओर झुला रहा था। फिर वही हुआ जिसका सबसे ज्यादा डर था। ट्यूब पूरी तरह टूट गया और दोनों डाइवर्स से संपर्क खत्म हो गया। अब दोनों का सर्वाइवल सिर्फ 10 मिनट की इमरजेंसी ऑक्सीजन पर निर्भर था। इतने कम टाइम में किसी को खोज पाना लगभग नामुमकिन था। लेकिन तभी डीप वाटर कैमरा की वीडियो फीड वापस ऑन हुई और उसमें राहुल वापसी करता दिखा, मगर किशोर कहीं नहीं था। बाकी टीम के लोग भी टेंशन में आ चुके थे। मयंक ने गुस्से में कैप्टन से पूछा, आपने अभी तक जहाज को एंकर क्यों नहीं किया? कैप्टन का जवाब था, अगर हमने ऐसा किया तो सी बेड की पाइपलाइंस फट सकती हैं और तब हालात और खराब हो सकते हैं। समय बीत रहा था और किशोर की जान की उलटी गिनती शुरू हो चुकी थी। वो अपने सिग्नल फ्लेयर से आसपास हेल्प मांगने की कोशिश करता है, लेकिन टूटी हुई ट्यूब की वजह से किसी से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। वो अब पूरी तरह अंधेरे में डायरेक्शन खो चुका था। उसने कंपास निकाला और 90 डिग्री ईस्ट की डायरेक्शन पकड़कर पाइप हब की ओर चल पड़ा। शायद वहां से कोई उसे देख ले। उधर कंट्रोल टीम ने प्रोपल्शन सिस्टम का इश्यू फिक्स किया और कैप्टन ने तुरंत मैनुअल मोड में कंट्रोल शिफ्ट कर दिया ताकि जहाज को और ज्यादा ड्रिफ्ट होने से रोका जा सके। भले ही ये रिस्क था, लेकिन किशोर को बचाने का अब यही एक रास्ता था। जब किशोर के पास सिर्फ 4 मिनट 30 सेकंड की ऑक्सीजन बची थी, तभी उसे पाइप हब दिखा। वो धीरे धीरे चढ़ने लगा, मगर ऑक्सीजन की कमी से उसके मूवमेंट्स धीमे होते जा रहे थे। जैसे तैसे जब वो पाइप के ऊपर पहुंचा, उसे वहां कोई नहीं मिला, न साथी न चैम्बर। वो बिल्कुल अकेला था। वो वहीं बैठ गया और उसके दिमाग में सिर्फ अपनी पत्नी की वीडियो घूम रही थी। फिर उसकी आखिरी सांस निकली और वो गिर पड़ा। ऊपर जहाज अब भी समंदर की लहरों से जूझ रहा था। पोजीशनिंग सिस्टम अभी भी फेल था, लेकिन टीम ने हार नहीं मानी। कैमरे को फिर से एक्टिव किया गया और सबने अपनी आंखें गड़ा दी ताकि किशोर को खोजा जा सके। जैसे जैसे कैमरा ऊपर की ओर स्कैन करता गया, अचानक किशोर दिखाई दिया। वो पाइप के ऊपर बेसुध पड़ा था, आंखें बंद, सांसें बंद, बस हल्की हल्की मसल्स में मूवमेंट हो रही थी। शायद ऑक्सीजन की कमी से ब्रेन न्यूरॉन्स स्पैज्मिंग कर रहे थे। सभी को पता था अगर दिमाग को 5 मिनट से ज्यादा ऑक्सीजन न मिले तो परमानेंट डैमेज शुरू हो जाता है, और अब 7 मिनट से ऊपर हो चुके थे। कैमरे की स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए टीम ने कई बार ट्राई किया, लेकिन
पहली 3 कोशिशें नाकाम रहीं। फिर मयंक की चौथी कोशिश आखिरकार कामयाब रही। उसने एक चट्टानी रिंग पकड़ ली और दोनों का जोश एकदम बढ़ गया। लेकिन जैसे ही वो लोग ऊपर लौटने की तैयारी करने लगे, एक नई मुसीबत सामने आ गई। किशोर को कोई चीज नीचे से खींचे जा रही थी। जब नीचे लगे कैमरे की फीड देखी गई, तब पता चला कि किशोर ने खुद को एक सेफ्टी हुक से बांध रखा था ताकि उसकी बॉडी पानी में बह न जाए और उसका शरीर सलामत मिले। इससे पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन वहीं अटक गया। ऑक्सीजन कटे हुए अब 16 मिनट हो चुके थे और कैमरे में साफ दिख रहा था कि किशोर का शरीर अब भी झटके खा रहा था। टीम के लोग बस स्क्रीन के सामने बैठकर बेबसी से सब देख रहे थे। बीच की पोजीशन में मौजूद दयानंद अभी भी कंट्रोल सेंटर से संपर्क नहीं कर पा रहा था। वो भी कुछ ज्यादा नहीं कर सकता था, बस इंतजार करना उसकी मजबूरी थी। इस बीच जहाज पर मौजूद टेक्नीशियन लगातार मशीन रूम में प्रॉब्लम ढूंढ रहा था। उसने फैसला लिया कि पूरे सिस्टम को रीस्टार्ट करने की बजाय वो मैन्युअली वायरिंग बदलकर बैकअप से डायरेक्ट पावर देगा। इससे समय बचेगा, लेकिन गलती होने का रिस्क भी बहुत था। लेकिन उसकी मेहनत रंग लाई। आखिरकार डायनामिक पोजिशनिंग सिस्टम फिर से चालू हो गया। टेक अस बैक टू द मैनिफोल्ड। यस कैप्टन। इसके साथ ही डाइविंग यूनिट भी फिर से एक्टिव हो गई। कंट्रोल सेंटर का संपर्क दयानंद से बहाल हो गया। जैसे ही उन्हें पता चला कि किशोर अब भी पाइप हब के ऊपर है, राहुल तुरंत उठ खड़ा हुआ। अब वक्त था जान पर खेल जाने का। लेकिन तूफान की वजह से जहाज अपनी पोजीशन से बहुत दूर बह चुका था। सबको तेजी से एडजस्ट करके फिर से पाइप की ओर बढ़ना था। मयंक के कमांड पर पहले से तैयार राहुल ने बिना एक पल गंवाए समंदर में छलांग लगा दी। सभी ने स्क्रीन पर आंखें गड़ा दी और दिल ही दिल में अपने साथियों के लिए दुआ करने लगे। जैसे ही राहुल पाइप टॉप पर पहुंचा, उसने तुरंत किशोर की हालत चेक की। किशोर का चेहरा नीला पड़ चुका था और वो पूरी तरह बेसुध था। अब वक्त बर्बाद करने का सवाल ही नहीं था। राहुल ने फौरन उसकी सेफ्टी हुक खोली, उसे खुद से बांधा और शुरू किया टाइम से रेस। लेकिन पानी के नीचे लगभग 200 किलो वजन को सिर्फ अपने हाथों के जोर से ऊपर खींचना आसान नहीं था और ऊपर से जहाज अब भी तूफान में झूल रहा था, जिससे डाइविंग यूनिट भी हिलती रही। ये सब राहुल के लिए हालात और मुश्किल बना रहे थे। डंकन, मैं ठीक हूँ। व्हाट अबाउट डेव एंड क्रिस? राहुल अब हर हद पार कर चुका था। वो मौत के साए में आखिरी कोशिश कर रहा था। लेकिन जब भी वो 1 मीटर ऊपर चढ़ता लहरें उसे 2 मीटर नीचे खींच ले जाती। दयानंद उसकी हालत समझ पा रहा था। उसने राहुल को गाइड किया, लहरों की लय के साथ मूव कर। जब यूनिट नीचे आए तभी चढ़ और जब ऊपर जाए तब खुद को फिक्स कर। उसके कहे मुताबिक राहुल ने मूवमेंट शिफ्ट किया और तुरंत फर्क नजर आने लगा। लेकिन इतनी ज्यादा मेहनत में राहुल की पूरी ताकत खत्म हो चुकी थी। वो थक चुका था और एक पल के लिए हार मानने का सोच भी लिया था। लेकिन दयानंद की हौसला अफजाई ने राहुल को फिर से उठाया और उसने दांत भींचकर चढ़ना जारी रखा। अंत में लगातार कोशिश के बाद राहुल का शरीर ऊपर उठता गया और आखिरकार वो किशोर को लेकर डाइविंग यूनिट के लिफ्ट प्लेटफॉर्म तक पहुंच गया। दयानंद ने तुरंत विंच ऑन किया और राहुल के साथ तालमेल से दोनों ने किशोर को डाइविंग चैम्बर के अंदर खींच लिया। अब तक बिना ऑक्सीजन के कुल 28 मिनट हो चुके थे। दयानंद जानता था कि इतने समय बाद कोई भी उम्मीद करना खुद को धोखा देना होगा। फिर भी उसने हार नहीं मानी और सीपीआर यानी आर्टिफिशियल ब्रीदिंग शुरू की। कुछ मिनट बीते, सब कुछ नाकाम। लेकिन फिर एक चमत्कार हुआ। किशोर की पलकों में हरकत आई। दयानंद को जैसे नई जान मिल गई। वो किशोर को खींचते हुए बार बार उससे बात करता, लेकिन किशोर पूरी तरह रिस्पॉन्सिव नहीं था। व्हाट्स क्रिस's स्टेटस? क्रिस इज ब्रीदिंग बट अनरिस्पॉन्सिव। टीम को एक कड़वा सच मानना पड़ा। ब्रेन को बिना ऑक्सीजन के 30 मिनट मिल जाएं तो इंसान का बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है। किशोर के मामले में भी कुछ ऐसा ही लग रहा था। उसकी आंखें सुनी थीं, चेहरा एकदम खाली। राहुल ने आखिरी कोशिश की, भाई अगर सुन पा रहा है तो पलक झपका कुछ तो कर। लेकिन कोई रिएक्शन नहीं। पूरे माहौल में सन्नाटा फैल गया। हर किसी की सांसें थम गई। दयानंद, तुम ठीक हो? हाँ हम ठीक हैं। तुम? हाँ हम भी। ब्रिज, क्रिस इज रिस्पॉन्सिव एंड ही इज टॉकिंग। हा 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 हा। यह सुनते ही पूरी टीम की आंखों में आंसू आ गए। हर किसी के दिल में बस एक ही बात थी, हम जीत गए। ये जीत थी हर उस इंसान की जो इस मिशन से जुड़ा था, खासकर उस कैप्टन की जिसने मुश्किल हालात में भी होश नहीं खोया। 4 दिन के लंबी डिकम्प्रेशन के बाद सभी डाइवर्स सुरक्षित बाहर आए। हालांकि किशोर की ऑक्सीजन सप्लाई 29 मिनट तक कट चुकी थी, लेकिन फिर भी उसे किसी भी तरह की स्थायी मानसिक या शारीरिक क्षति नहीं हुई। आज तक भी मेडिकल साइंस इस बात को पूरी तरह नहीं समझ पाई है कि वो कैसे बचा। शायद वो समंदर की गहराई, पानी की ठंडक और शरीर की धीमी एक्टिविटी का असर था। और सबसे बड़ी बात, इस हादसे के सिर्फ 3 हफ्ते बाद राहुल और किशोर दयानंद की अगुवाई में फिर से समंदर में उतरे उसी अधूरी मिशन को पूरा करने। हकीकत यही है कि इन सैचुरेशन डाइवर्स की हर ड्यूटी, हर सेकंड मौत के साए में होती है। जैसा कि फिल्म की शुरुआत में राहुल ने कहा था, जब दरवाजा बंद होता है तो बाहर की दुनिया